नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस मफरोशी के धंधे में जितनी गोरा चेहरा होता है उतना ही पैसा ज्यादा मिलता है। सब नजरों का धोखा है, सिर्फ नयन नक्श और गोरा चेहरा का धोखा है। बाकी तो सारी औरतें अंदर से सब एक ही जैसी होती है। लेकिन ये मर्द जो है ना, इसकी फितरत है कि यह गोरा चेहरा देखने के बाद अपना सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी गाजियाबाद के वैश्या बाजार से शुरू होती है। मेरा गोरा चेहरा और मेरी खूबसूरती के एक रात के लिए 7 लाख रुपए तक लोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। मेरी यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम राधिका है। मैं अमरपुर के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरी परिवार में अम्मी, पापा और हम 2 भाई बहन थे। मेरा भाई 14 साल का था, मैं 12 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। अम्मी पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा मजदूरी करते थे। मेरे पापा जो भी कमाते थे उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे पापा कहते थे, राधिका तुम इतनी चंचल हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया और पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। किसी तरह से अम्मी ने हम दोनों भाई बहनों को संभाला, लेकिन पापा के जाने के बाद अम्मी भी बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई अमित, वह भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वह घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया। छोटी मोटी काम करके थोड़ी बहुत पैसे लाता था, जिससे हमारा घर का खर्च चलता था। हम उन्हीं पैसों में गुजारा कर लेते थे। पापा के जाने के बाद अम्मी बहुत कमजोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद अम्मी भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। मेरी एक मौसी थी जो विधवा थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई अमित, उसने मुझे समझाया कि तुम मौसी के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा भाई मुझे मौसी के पास छोड़कर बाहर शहर निकल गया। बाहर में गांव के ही पहचान के कुछ लोग काम करते थे। मेरा भाई अमित उन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं मौसी के साथ रहने लगी। मौसी भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मौसी अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन मौसी के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि मौसी अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती है। मेरे आने के बाद मौसी के खर्च भी बढ़ गए थे, खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक चीज मैंने देखा था कि मेरी मौसी कभी कभी बहुत ज्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी। उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वह घर आती तो उनके पास पैसे होते थे। मैं पूछती थी, मौसी क्या आप कहीं काम करते हैं? तो वह कहती कि हाँ, यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ और जो पैसे आते हैं उसी से हमारा गुजारा होता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, मौसी के साथ किसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था। इस बीच मैंने देखा कि मौसी मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी। वह मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज लाकर खिलाती थी। वह कहती थी, तुम खाओगी तभी तो बड़ी देखोगी, तुम्हारा सेहत बनेगा तो तुम और भी खूबसूरत लगने लगोगी। मैं उनसे कहती, पर मौसी मुझे बड़ी देखने की क्या जरूरत है? मौसी कहती, बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वह करो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी लड़कियों की तरह दिखो। और ऐसा ही हुआ। मौसी ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाई पिलाई और मैं 15 साल की उम्र में ही 17 साल की लगने लगी थी। मेरे शरीर की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगे थे। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता कि मैं 15 साल की लड़की हूँ। इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे शरीर के बनावट ऐसे दिखते थे जैसे कि 17-18 साल की लड़की हूँ। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन शरीर भरने के बाद मैं और भी ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लगी थी। मुझे नहीं पता मेरी मौसी ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि तभी एक दिन मैं मौसी को फोन पर किसी से कुछ ऐसा बात करते हुए सुनी कि मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरी मौसी फोन पर किसी को कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो? मैं पूरे के पूरे पैसे लूंगी, ना कम लूंगी न ज्यादा लूंगी, पूरे 7 लाख रुपए लूंगी, लड़की तैयार है।
जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। मौसी को ऐसी बात करते हुए मैं सुनी तो मैं समझ चुकी थी कि वह क्या कह रही है। मौसी मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझी कि क्यों वह मुझे चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। वह मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी, वह मेरा सौदा कर रही थी। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब जो हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा ही हुआ। मौसी अपने कामों में बिजी थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आई। मैं ट्रेन में बैठ गई। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाने वाला है। मैं चाहती थी कि यहाँ से किसी तरह मैं भाग जाऊं। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो फिर अब मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी। ट्रेन चलने लगता है। मुझे नहीं पता था कि यह ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग जाती है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ ट्रेन रुकी हुई है। मैं उतर जाती हूँ। बोर्ड पर लिखा होता है गाजियाबाद। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैं लोगों से कुछ पैसे मांग कर खाने के लिए कुछ खरीदती हूँ और खाती हूँ। मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। एक दिन तक मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। एक दिन मैं स्टेशन पर सोई हुई थी कि तभी मेरे सामने एक नौजवान मर्द मेरे पास आया। वह मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे अम्मी पापा कहाँ है? मैंने कहा, मेरा नाम राधिका है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे अम्मी पापा के मरने के बाद मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी, लेकिन मौसी मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। वह कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें रखूंगा। मैं खुश हो गई थी। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दर्द बयान कर रही हूँ वह एक हैवान है। और जिस चंगुल से मैं निकलना चाह रही थी, जिसके लिए मैं भाग करके आई थी, आखिर यह आदमी मुझे उसी दलदल में भेजने वाला है। खैर, मैं उसकी नीयत से बेखबर थी। वह अंकल मेरी सारी बातें सुनकर मेरे सर पर प्यार से अपना हाथ फेरता है। जैसे ही वह अंकल मेरे सर पर हाथ फेरता है, मेरी आंखों से आंसू छलक आते हैं और मैं उस अंकल के सीने से लग जाती हूँ। वह अंकल मुझे तसल्ली देता है और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वह अंकल मुझे अपने घर ले जाकर मुझे मुंह हाथ धोने को कहता है, मुझे एक सुंदर सा कपड़ा लाकर देता है और कहता है, नहा धोकर तुम इसे पहन लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने नहाया और यह खूबसूरत सा कपड़ा पहन लिया। इस कपड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह अंकल मेरे लिए ढेर सारी खाने पीने की चीज लेकर आता है। मैं पेट भरकर खाना खाती हूँ और मैं आराम से सो जाती हूँ। सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ इधर उधर नजर घुमाकर तो घर पूरा सन्नाटा होता है। घड़ी पर मेरी नजर जाती है तो सुबह के 9 बज रहे होते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि वह अंकल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं डर जाती हूँ। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ती है। देखती हूँ बाहर से अंकल और उनके साथ एक औरत थी आ रही थी। अंकल और वह औरत दोनों घर के अंदर आती हैं। वह अंकल मुझे देखकर कहते हैं, राधिका तुम उठ गई? मैंने कहा, हाँ अंकल मैं उठ गई, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? वह कहने लगे, देखो यह शकुनी बाई है, इसका कोई औलाद नहीं है, यह तुम्हें गोद लेगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है। वह औरत दिखने में बहुत ही बद्दी सी थी, मोटी सी थी, उसके मुंह में पान था। मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा, अंकल क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वह कहने लगे, नहीं राधिका, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी। राधिका तुम उनके साथ जाओ, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगी, इसका कोई औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी, नए नए कपड़े और तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। वह औरत कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी होती है। मैं अंकल से पानी के लिए कहती हूँ। अंकल कहते हैं कि किचन उधर है, जाओ पानी पी लो। मैं पानी पीने के लिए जाती हूँ। मैं पानी पीकर किचन से बाहर निकलती हूँ कि तभी मेरे कानों में जो आवाज आती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
अंकल और वह औरत दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह औरत उस अंकल से कह रही थी, अरे वाह शंकर, तू इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ कर रहा था यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तूने तो मुझे इस बार खुश कर दिया है। मैं तुमसे इस बार बहुत खुश हुई हूँ। मेरे पास हजारों लड़कियाँ हैं, लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी 5 लाख रुपए देती हूँ। वह औरत अपने पर्स से एक कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर साइन करने लगती है और उस आदमी को दे देती है। कहती है, यह लोग तुम्हारे पूरे 5 लाख रुपए का चेक। मैं समझ जाती हूँ कि यह आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था। यह तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठाकर लाया था। मैं अपनी मौसी के पास से जिसके लिए भागी थी, आखिर में मैं उसी दलदल में गिर चुकी थी। मैं इन दोनों की बातें सुनकर भागने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी खड़ी होती है और 3 मर्द होते हैं। वह तीनों मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा देते हैं। वह औरत भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाती है। यह जगह बहुत ही गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और मर्दों को अजीब अजीब सी गंदी इशारे करती रहती है। मैं वह सब देखकर हैरान हो जाती हूँ। वह औरत मुझे गाड़ी से घसीटते हुए उतारती है। मैं कहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ती। मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है और एक लड़की को आवाज देती है जिसका नाम रज्जो होता है। वह औरत कहती है, रज्जो, इस लड़की पर पूरी नजर रखना। इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान तुम रखोगी। इतना कहकर वह चली जाती है। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगती हूँ। वह लड़की जिसका नाम रज्जो होता है, वह कहती है, रोना बंद कर दो, रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है वह यही का होकर रह जाता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उस पर गुस्सा करने लगती हूँ। वह कहती है, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम गुस्सा करके खुद को ही नुकसान पहुँचाओगे। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो यहाँ पर शकुनी बाई जैसा कहेगी वैसा करना होगा। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम राधिका है। वह कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और यह खूबसूरती ही तुम्हारी जिंदगी का श्राप बन जाएगा। रज्जो मुझसे पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? मैंने कहा, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। वह कहती है, पर तुम तो 15 साल की नहीं लगती। तुम तो काफी बड़ी लगती हो। तुम्हारा शरीर देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इतनी छोटी हो। मैंने उससे कहा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी उम्र कितनी है। मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, किस्मत ने मुझे जहाँ लेकर आया है, समझ जाओ मैं जरूर से ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझ रही थी, वो ही मुझे देह व्यापार में, जिस्म फरोशी के बाजार में बेच दिया। रज्जो मेरे लिए खाना लाई। वह मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने खाने को फेंक दिया और मैं मुंह मोड़कर एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी अचानक से शकुनी बाई आती है। वह कहने लगती है, यह जिस्म फरोशी का अड्डा है। यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वह जो कुछ भी उनके साथ करते हैं, ऐसे ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज्यादा ना नुकर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक करने का नहीं है और ज्यादा चीख मचाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ के माहौल को अपनी जिंदगी में उतार लो और यहाँ के माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी नत उतरवाई की रस्म जल्दी ही होगी। जैसे ही कोई अच्छा सा ग्राहक तुम्हारे लिए मिलेगा, तैयार रहना। तब तक तुम 1 दिन या 2 दिन आराम से आजाद रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भाग कर जाने कि अगर जरा सी भी जुर्रत किया, हिम्मत की, तो ये जो लोग देख रही हो, न आसपास में जो मुस्टंडे खड़े हैं, न वह टांग पर टांग रख कर के समझ जाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया है। खैर, मेरी नात उतरवाई का समय भी आने वाला था। रोज दिन यहाँ पर एक से एक ग्राहक आते थे और उन सभी को मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक में जितने भी ग्राहक आए थे, वह लोग उतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह वक्त गुजर रहा था।
इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता एक सरफिरा आदमी इस कोठे पर कदम रखा। रज्जो मुझे लेकर उस सरफिरे आदमी के पास चली गई। वह मुझे देखते के साथ ही बोल पड़ा कि मैं दूंगा, इसकी कीमत पूरे 7 लाख रुपए दूंगा। इस लड़की को ले आओ और इसे दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लूटने वाली है। अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वह 46 साल का नौजवान मर्द था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी सामने वह आदमी दिखाई दिया। वह कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर से उठकर खड़ी हो गई। वह कहने लगा, अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई? बैठी रहो, तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा, साहब आप मेरे करीब मत आना। वह कहने लगा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है, उसका क्या तुम्हें पता है? मैंने वह रकम क्यों दी है तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए? मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे यह सब नहीं होगा। वह कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना, तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें यह सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों हो? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। वह पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर किसने लाया है? मैंने कहा, साहब मैं बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अम्मी पापा के मरने के बाद मेरी मौसी ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत में जिस्म फरोशी के बाजार में आना लिखा हुआ था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के बाजार में पहुंच गई। मेरी उम्र 15 साल हो रही है। साहब मैं इस काबिल नहीं कि मैं इन सब को बर्दाश्त कर सकूं। मुझ पर रहम खाओ। मैं उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद वह मुझे छोड़ दे, लेकिन वह तो यह जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वह कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजा आएगा। दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लगता नहीं है कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 15-16 साल की लड़कियां ही बहुत पसंद आती है। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस पहली बार तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन फिर बहुत मजा आएगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लेटा दिया। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसने भी मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया। उसने पूरी रात मुझे दबोचे रखा। मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था। सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी। वह इंसान नहीं हैवान था। वह अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमजोर, इतनी लाचार हो गई कि मुझे चलने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। शकुनी बाई ने रज्जो को कह दिया कि इसको नहला धुला कर इसको 10 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इन 4-5 दिनों के बाद मैं जैसे ही ठीक हुई, फिर से मुझे इस धंधे पर बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास ग्राहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो मेरी आदत हो चुकी थी इन सब को सहन करने की, इन सब को बर्दाश्त करने की। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया और 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद होती थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से कोई निकाल कर ले जाए। इन 3 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल ले जाता। खैर, अब मैं 21 साल की हो चुकी थी। रज्जो जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मेरा नाम भी बदल चुका था। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे बेली कहकर सब पुकारते थे, लेकिन एक बात थी, इन 3 सालों में मैंने यहाँ अपना एक अलग ही जगह बना लिया था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रज्जो मेरे पास घुंघरू लेकर आ गई। वह कहने लगी, चलो ना बेली नाचते हैं, ये लो घुंघरू पहन लो। मैं रज्जो को कहने लगी कि मुझे नाचना नहीं आता। लेकिन रज्जो बहुत जिद करने लगी। वह कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं,
जो नाचती है और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और पैसे लुटाते हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैं रज्जो की बात मानकर उस महफिल में उसके साथ चली गई। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। सारी लड़कियां वहां पर नाच रही थी। रज्जो भी मेरा हाथ पकड़कर लड़कियों के बीच ले गई। वहां जाते के साथ मुझे क्या हो गया था मुझे समझ ही नहीं आया था। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज मेरे कानों में आने लगी। इस आवाज से न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे पैर अपने आप उठने लगे। उन घुंघरुओं के साथ ताल में ताल मिलने लगी और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे साथ जो भी बीता था वह मेरी आंखों के सामने आ गया था। इन घुंघरुओं की आवाज में खो गई थी और मैं अपनी धुन में नाचने लगी थी। मेरे पैर रोकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली रात जिसमें उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी। मैं नाचने में इतनी धुन थी कि मेरे पैरों में बंदी घुंघरू सारे टूटकर जमीन पर बिखर चुकी थी। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम कर मुझे उठाया और कहा, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, जी साहब मैं ठीक हूँ। रज्जो मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। वह लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि उसने मुझे देख लिया है। वह भी मेरी कीमत लगाएगा और मेरे साथ रात गुजारेगा। वैसे भी यहाँ हर कोई रात ही तो गुजारने आता है, किसी न किसी के साथ, वरना यहाँ कोई क्यों आएगा। और ऐसा ही हुआ। वह लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मुझे कोई एक नजर देख ले तो वह मेरे साथ रात गुजरता ही था। वह मेरे साथ एक रात बिताने के पूरे 2 लाख रुपए उसने शकुनी बाई को दे दिया। मैंने रज्जो से कह दिया कि उस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वह लड़का कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई। मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने अपने दुपट्टे को उतार कर बिस्तर पर रख दिया। मैंने कहा, चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपना काम निपटाओ और चलते बनो। वह कहने लगा, यह कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हूँ? तुमने मेरी कीमत दी है तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आए हो वह करो और चलता बनो। वह कहने लगा, बहुत गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैंने कहा, वह सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वह कहने लगा, जानने की जरूरत कैसे नहीं है? वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या जानने के लिए आए हो? ज्यादा जाने की कोशिश मत करो। वह कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, वही जो करने के लिए तुमने कीमत दी है, मेरे जिस्म को खरीद कर। अब तुम पैसा वेस्ट तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम आराम से बैठो। उसने दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। वह कहने लगा कि मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है। तुम्हें देखते के साथ मेरे दिल ने चाहा कि मैं तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वह कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। वह मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर जबरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्जी से यह काम कर रही हो? मैंने कहा, यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही, हर किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, कोई मजबूरी में काम कर रहा है, कोई जबरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रही है। सबका अपना मर्जी है। वह कहने लगा, मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ घसीट कर लाया है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वह मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं था। सुबह होते के साथ वह चला गया। मैं भी हैरान थी कि जब उसे कुछ करना नहीं था तो वह मेरे पास आया ही क्यों। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहा था। मैं भी उसकी ऐसी हरकतों से बेचैन हो गई थी।
वह लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया। मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी कीमत देकर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे कुछ ना करे। वह अपना पूरा पैसा वसूल करके जाता था, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? मैं उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। फिर मुझे पता चला कि उसी लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो उस दिन कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बना कर आए हो। वह कहने लगा, हाँ आज बना कर रहा है। धीरे धीरे वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरी कानों के पास आ रही थी। वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं सो सकते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, आखिर तुमने मेरी कीमत जो दी है। तभी उसने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी। वह कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देता है, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई और आगे जो उसने बात कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वह कहने लगा, बेली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। कहीं ना कहीं वह भी मेरे दिल में घर बना चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि कोई मेरे साथ एक कमरे में हो और वह मुझे न छुए। खैर, वह कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने अगर यहाँ से बाहर कदम रखा तो वह देख रहे हो 3 बड़े बड़े मुस्टंडे जो है वह मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वह कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह मेरे पास से चला गया। 1 हफ्ता बीत गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर मचने लगा। मैं बाहर निकाल कर देखी तो मैंने देखा चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमी हुई थी। मैं घबरा गई थी, पर उन पुलिस वालों के साथ मैंने उस लड़के को देखा जिसका नाम अजीत था। उसने मुझे इशारे से बता दिया कि इन पुलिस वालों को वह लेकर आया है। फिर वह मेरे पास आया और कहने लगा कि इन पुलिस वालों को मैं लेकर आया हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर किनारे ले आई। मैंने कहा, अजीत तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ का सारा मामला खराब कर दिया। पुलिस वाले सबको अरेस्ट कर लेंगे। अजीत कहने लगा, बेली तुम परेशान मत हो, मैंने इन पुलिस वालों को बता दिया है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जबरदस्ती इस काम को कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो उन सारी लड़कियों को आजाद करने का जिम्मा मेरा है। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछे तो अपनी सारी हकीकत उन पुलिस वालों के सामने बता देना। मैंने कहा, ठीक है। अजीत मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर गया। पुलिस वाले कहने लगे, यही वह लड़की है जिसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। अजीत कहने लगा, हाँ इसका नाम बेली है, आप इससे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक पुलिस वाले ने अजीत को कहा कि तुम इसे इस जगह से निकाल कर कहीं दूसरी जगह बेच तो नहीं दोगे, तुम इससे शादी करोगे ना? अजीत कहने लगा, सर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बेली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बता दी। मैंने कहा कि मैं भी अजीत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अजीत ने सबके सामने मेरी मांग भर दी। रज्जो भी मेरे लिए बहुत खुश थी। वहाँ पर काफी ऐसी लड़कियाँ थी जो अपनी मर्जी से काम कर रही थी, अपनी खुशी से कर रही थी, और काफी ऐसी लड़कियाँ थी जो जबरदस्ती यहाँ पर कैद थी। उन सारी लड़कियों से पूछताछ करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। वह चाहती तो यहाँ पर रह सकती थी और जाना चाहती तो यहाँ से आजाद होकर जा सकती थी। खैर, अजीत ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं अजीत के साथ उस बदनाम गली से निकल आई।
आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मैंने अजीत के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अजीत का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वह अनाथ था। हम दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे थे। एक दिन अजीत ने कहा, बेली मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर बेली नहीं, मेरा नाम राधिका है, तुम मुझे राधिक कहकर पुकारा करो। अजीत मुझे सीने से लगा लिया। अजीत कहने लगा, अच्छा ठीक है, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ वह भी अनाथ है, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बस एक बहन थी, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं, वह बेचारा भी किस्मत का मारा है। अपनी बहन को उसने कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर पर बुला लो और देखना, मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करूंगी कि उसकी बहन जल्द से जल्द उसे मिल जाए। दूसरे दिन अजीत जब अपने दोस्त के साथ घर पर आया तो मैं उस इंसान को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि यह कोई और नहीं, यह तो मेरा भाई था, मेरा अपना भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने भी मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों भाई बहन फुट-फुट का रोने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मैंने मौसी से कितनी लड़ाइयां की, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम कहाँ थी, किस हाल में थी? मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा भाई जो हो गया उसे भूल जाओ। अब अजीत मेरी दुनिया है, मैं अजीत के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और अजीत को भी गले से लगा लिया। अजीत और हमारी शादी को 1 साल बीत गए। मेरा बहुत ही खूबसूरत सा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने करण रखा। मैं और अजीत करण के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।